जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट 30 सैम्पल क्वेश्चंस की, जो कि आपके यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि पिछली जो वीडियोज़ मैंने अपलोड की है उसमें आपके फीडबैक के लिए मैंने आपको कहा था, पता नहीं क्यों आप लोग कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और उसमें अपना फीडबैक नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, इस पे मैं यही कहूँगा कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी जो है आपका कर्म आपके हाथ में है, आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हम। लेकिन फिर भी फीडबैक से हमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जिससे कि हम आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें लाने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि वीडियो को देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जो है बिल्कुल परमानेंट तरीके से वीडियो को देख रहे हैं। तो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही, आपके शेयरिंग से ही हमें जो है मोटिवेशन मिलता है इस तरीके की वीडियोस आपके फ़ायदे के लिए लाने के लिए। अब देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। देखिए, थोड़ा सा जो प्रिंट है उसमें थोड़ा सा लाइट है वो, तो आप थोड़ा सा इसको कंप्रोमाइज़ कर लेंगे इसके साथ में। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ तो वैसे भी आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है। अब देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकता है। पहला जो ऑप्शन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस है। मिथेन, जिसको CH4 लिख दें तो गलत नहीं होगा, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। और इसमें नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा गया है, नॉट इंक्लूडेड, तो इसका आंसर रहेगा हाइड्रोजन। अगला जो प्रश्न है वो है 2014 का जो है एनवायरमेंट डे, इसको हम छोड़ेंगे बिल्कुल इस क्वेश्चन को। अब देखिए, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि आप देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, इस तरीके की प्रोटोकॉल जो भी आप सुनते हैं उनके बारे में इतना तो ज़रूर जान लें। मैंने वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है और बिल्कुल एक्सक्लूसिवली अलग तरीके से भी वीडियोस कराई हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो बिल्कुल देख के जाएं, मेरे चैनल पे ना सही कहीं और से देखें या कहीं और से पढ़ें, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया क्योटो, मॉन्ट्रियल, ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। जो आईची टारगेट्स हैं वो सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। अब इसका आंसर देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, क्या है? तो यह एक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। तो ये एक क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए एन एग्रीमेंट अमॉन्ग कंट्रीज टू टेक स्टेप्स फॉर द रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ध्यान देंगे। अगला जो प्रश्न है, इस तरीके के थोड़े से जो प्रश्न है, देखिए आप 30 क्वेश्चंस में से लगभग 5 प्रश्न ऐसे मान के चलेंगे, 4-5 प्रश्न जो कि आपको ऐसा लगेगा कि ये हमने नहीं पढ़े हैं, ये कहाँ से आ गए। तो आपको उन क्वेश्चंस में घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है और आप बिल्कुल वहाँ पे जो है उनको बिल्कुल अटैम्प्ट करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। और कैलकुलेटिव रिस्क वहाँ पे ज़रूर लेंगे आप। आपके ने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको ध्यान रखते हुए आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और जो सबसे सटीक आंसर आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस में आ रहा है, शांति से उसको आप टिक करेंगे। अब देखिए, इसका जो आंसर है वो है जयदेव। जयादेव लिखा है लेकिन इनको जो प्रोनाउंस किया जाता है वो जयदेव किया जाता है। और गीत गोविंद, इस बुक को गीता गोविंद करके भी लिखा जाता है। ये जो है, देखिए जयदेव जी के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। संस्कृत में ये किताब इन्होंने लिखी और इसमें जो ये इन्होंने लिखी है ये 12th सेंचुरी में लिखी है, 12वीं सेंचुरी AD में इन्होंने ये किताब लिखी है। इसमें जो है इन्होंने, देखिए, कृष्ण राधा गोपी जो है उनके प्रेम के बारे में बताया। जो कृष्ण और राधा गोपियों के बीच का जो प्रेम है उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो ये आप चीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग। इस तरह का क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। हिस्ट्री से ये क्वेश्चन आया है, मॉडर्न हिस्ट्री से। इसमें देखिए, जवाहरलाल नेहरू को फाउंडर ऑफ पूर्ण सार्वजनिक सभा, तो ये गलत है बिल्कुल। पूना सार्वजनिक सभा के जो संस्थापक हैं वो जवाहरलाल नेहरू नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कौन है इसके संस्थापक। महात्मा गांधी क्या क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हैं, बिल्कुल सही बात है ये। मदन मोहन मालवीय जो है फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो BHU है, उसके फाउंडर हैं, बिल्कुल सही बात है। और केशव चंद्र सेन जो है लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज। अब देखिए, इसमें
एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये ब्रह्म समाज के नेता बोला गया है, इनको फाउंडर नहीं बोला गया, तो ये शब्द पे आप बिल्कुल ध्यान देंगे। इसी तरीके के ह्यूमन एरर्स होते हैं एग्जाम में, आप गलती से इसको पढ़ सकते हैं कि आपको तो पता है कि ब्रह्म समाज के जो फाउंडर हैं वो तो कौन है, वो राजा राम मोहन राय हैं, तो आप इसको बिल्कुल गलत कर देंगे और ऑप्शन टिक कौन सा करके आ जाएंगे, बी और सी। इसमें ऑप्शन देखिए दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर इसमें बी और सी दे दिया जाता है तो काफ़ी लोग जो है बी और सी भी कर देते, लेकिन इसमें क्या है, ये लीडर दिया हुआ है, तो इस तरीके से चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका पहले तो आंसर देख लेते हैं। बी सही है, सी सही है और डी सही है, तो इसका जो आंसर रहेगा बी सी डी, जो ऑप्शन नंबर 4 है, बी सी डी ओनली, ये सही है। पहला वाला गलत है। पूर्ण सार्वजनिक सभा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पूर्ण सार्वजनिक सभा, सॉरी पूना सार्वजनिक सभा, ये पूना है। पूना सार्वजनिक सभा के जो फाउंडर्स रहे हैं वो रहे हैं महादेव गोविंद रनादे, तो ये आप बिल्कुल लिख लेंगे कहीं पे, या आपने पढ़ रखा होगा, अच्छी बात है। और इसमें एक और कौन से रहे हैं, चिप लंकर जो हैं, चिप लंकर, वो भी इसके फाउंडर रहे हैं। इसके अलावा गणेश वासुदेव के नाम से भी जो है, वासुदेव का नाम भी जो है फाउंडर में आता है, तो ये 3 नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे। और इनके जो, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा यूपी HESC के लिए याद नहीं रख रही है। जैसे औंध स्टेट के जो रूलर थे बेसिकली, जो भवन राव, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे किसके, पूना सार्वजनिक सभा के, तो ये चीज़ आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे फाउंडर तक चीज़ें पूछी जाएंगी यूपी HESC में। अब देखिए, ये कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर एग्जामिनर बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाता है तो इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, पूरा डीपली नहीं पूछा जाएगा बिल्कुल। बाकी देखिए और क्या चीज़ें हैं जो मैंने आपको नाम लिया था राजा राम मोहन राय का, तो इन्होंने जो है इसकी ब्रह्मो समाज, जो ब्रह्मो समाज की हम बात कर रहे थे, इसकी स्थापना की थी। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना का क्वेश्चन भी आ जाता है। ये की गई थी 1828 में, किसके द्वारा, इसके फाउंडर थे राजा राम मोहन राय, तो इसको आप याद रखेंगे। बेसिकली बंगालीज जो थे, पहले कुछ बंगालीज मिलके वो आपस में सभा किया करते थे, और वहीं से जो है उसमें राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने इसकी स्थापना कर दी थी ब्रह्मो समाज की, जिससे कि क्या है, सोशल रिफॉर्म्स आए। और सबसे शुरू में जब 1828 में ये बनी थी तो इसको ब्रह्मो सभा कहा जाता था, ब्रह्मो समाज नहीं कहा जाता था। इसके साथ में देखिए और कौन कौन से लीडर्स जुड़े हुए थे, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इसके साथ में देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि इसके की मेंबर थे, एक देवेंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के ये फादर थे, तो आप इसको याद रखेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर को भी। और इसके बाद में देखिए केशव चंद्र, जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है केशव चंद्र सेन, तो ये भी इसके मेंबर थे। लेकिन बाद में जो है देखिए कुछ चीज़ों में स्प्लिट हुआ था, इनमें इन्होंने अपनी एक अलग से एसोसिएशन बना ली थी। तो इनकी एक एसोसिएशन थी इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन, और दूसरा जो इन्होंने बनाया था वो था साधारण ब्रह्मो समाज। तो आप जो है, अगर आपसे पूछा जाता है साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर रहेगा केशव चंद्र सेन। और इसका जो आंसर था वो मैंने आपको बता दिया, डी ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द 2 मोस्ट अबेंडेंट गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो इसमें देखिए नाइट्रोजन ढूंढ लीजिए कहाँ पे है। इस तरह के क्वेश्चंस भी इजी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, आप ये ना समझें कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हो सकता है आपके लिए बहुत इजी हो, लेकिन कहीं कहीं पे जो है मिस्टेक हो जाती है, ह्यूमन एरर्स भी हो जाते हैं इजी क्वेश्चंस में भी। तो आप बिल्कुल इजी क्वेश्चंस को इजी ना मान के चलें। अगर आपका क्वेश्चन मान लीजिए इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो वो आपके लिए फिर डिफ़िकल्ट या हार्ड ही कहा जाएगा, क्योंकि आपने उसमें ह्यूमन एरर कर दिया है। अब देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन बेसिकली देखिए सभी को पता है अबेंडेंट गैस है, बहुत मात्रा में पाई जाती है। बाकी और जो है ऑप्शंस और जो पेयर्स हैं वो इतने सटीक नहीं है, तो नाइट्रोजन जहाँ पे भी दिखेगा आपको वो बिल्कुल सही आंसर है। अराउंड 78% के करीब नाइट्रोजन ही पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, तो बिल्कुल आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गिवन बिलो। तो इसमें देखिए जो यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स दे रखे हैं, वैसे इसमें चारों स्टेट्स ही हैं, तो इसमें जो है देखिए क्या पूछा गया है, राइट डाउन द अबव मेंशन्ड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ मैनग्रोव कवर बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, उपयुक्त राज्यों में कच्छ वनस्पति जो मैंग्रोव वनस्पति हैं कवर के प्रतिशत के गिरते हुए क्रम का सही विकल्प चुनना है। तो गिरता हुआ देखिए इसमें ये ज़रूर ध्यान देना है, आपको पता होना चाहिए डिसेंडिंग क्या होता है। डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा,
तो देखिए सबसे बड़ा इसमें अगर मैनग्रोव का कवर देखेंगे तो ये बेसिकली देखिए 2014 का पेपर है, लेकिन अभी के हिसाब से भी मैं बता देता हूँ आपको अभी के हिसाब से इसका आंसर क्या रहना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए वेस्ट बंगाल अराउंड जो है 2000 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर के अराउंड जो है मैनग्रोव्स हैं वेस्ट बंगाल में, तो आप इसको फर्स्ट नंबर पे रखेंगे। दूसरे नंबर पे क्या रहेगा, गुजरात रहेगा। तीसरे नंबर पे रहेगा अंडमान निकोबार, और चौथे नंबर पे रहेगा आंध्र प्रदेश, इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसलिए इस ऑप्शन में रहेगा उड़ीसा। तो देखिए पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल मतलब दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर रहेगा। अब इसमें मैं आपको जो बता रहा था वो रहेगा पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार और चौथे नंबर पे जो है देखिए आंध्र प्रदेश आपका रहेगा, पाँचवें नंबर पे महाराष्ट्र रहेगा और छठे नंबर पे उड़ीसा रहेगा। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा है 2019 का। फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इस तरीके के डेटा प्रोवाइड कराता है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के ज़रिए ये डेटा आपको मैं बता रहा हूँ, ISFR के ज़रिए जो है ये डेटा आपको मैं बता रहा हूँ। अगला जो प्रश्न है वो है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज़ कन्याकुमारी इज़। तो देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको ज्योग्राफी में मैप्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैप्स मतलब लोकेशन कहाँ पे है, इस तरीके की चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है, जो बेसिक चीज़ें हैं। अब देखिए सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जो दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, वो इसमें बताना है आपको इस ऑप्शन में से किस में सटीक बैठता है। तो देखिए नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के उत्तर में, या साउथ ऑफ इक्वेटर, साउथ ऑफ कैप्रिकॉर्न, या नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो देखिए आंसर तो आप सभी को वैसे पता होगा, इसका नॉर्थ ऑफ इक्वेटर रहेगा। अब देखिए जैसे कि पृथ्वी है तो हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फीयर में है, देखिए इक्वेटर है ये 0 डिग्री है, इमेजिनरी लाइन है ये बेसिकली कोई वास्तविक लाइन नहीं है, इमेजिनरी लाइन है। तो इंडिया मान लीजिए यहाँ पे है। तो सबसे पहली बात तो नदर्न हेमिस्फीयर में है वो, अर्थ के ये जो लाइन है ये अर्थ को दो पार्ट्स में बांटती है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जो इंडिया है हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में फॉल करता है। और इसके अलावा अगर मैं जैसे सदर्न हेमिस्फीयर के एक कंट्री का नाम लूँ तो ऑस्ट्रेलिया जो है आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में फॉल करता है, नीदरलैंड वगैरह सदर्न हेमिस्फीयर में फॉल करते हैं। और अगर मैं ईस्टर्न और वेस्टर्न की बात करूँ तो हमारी जो कंट्री है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में करती है, क्योंकि देखिए ये जो बीच की लॉन्गिट्यूड है, ग्रीनविच नियर लंदन से निकलती है, जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। तो इसलिए हमारी जो अर्थ है वो ईस्टर्न साइड में है, ये वेस्टर्न साइड की कंट्रीज़ हैं। अगर हम अमेरिका को कहेंगे तो अमेरिका एक वेस्टर्न कंट्री है, किसके हिसाब से, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से। अब देखिए और चीज़ें जो इसमें मैं बता देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या रहेंगी। सबसे पहले तो आपको देखिए लैटिट्यूड्स अपना पता होना चाहिए अपनी कंट्री का। तो अगर हम बात करें लैटिट्यूड की, तो लैटिट्यूड है हमारा 8 डिग्री 4 से लेके 8 डिग्री 4 नॉर्थ। देखिए ये मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में मैंने जैसे कि आपको बताया 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक हमारा एक्सटेंशन है। अब देखिए इसमें इक्वेटर से पूछा जा रहा था कि इक्वेटर के साउथ में है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं होगा। और नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब देखिए ये अर्थ है जैसे, तो इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री साउथ में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और देखिए 66.5 डिग्री पे कौन सा है, ऊपर की तरफ तो आर्टिक सर्किल आ जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा अंटार्कटिक सर्किल। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी, एक बार मैंने आपका रिवीजन करा दिया अच्छे से। अब देखिए इसमें साउथ ऑफ इक्वेटर तो नहीं आएगा, क्योंकि इक्वेटर से तो ऊपर है हमारी अर्थ, हमारी कंट्री। इसके बाद में देखिए नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया के लगभग बीचों बीच से ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके निकलती है। और इसके बाद में देखिए साउथ ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं आएगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न तो खुद जो है नीचे की तरफ है, तो हमारी अर्थ जो है नदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसलिए जो ऑप्शन है इसका नॉर्थ ऑफ इक्वेटर रहेगा। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि सर ने बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया इस क्वेश्चन को। बेसिकली मेरा आपको जो है रिवीजन कराने का मतलब था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरी चीज़ जो है आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देने का मेरा मकसद था। अब देखिए एक चीज़ और रहेगी इसमें, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो उसका जो एक्सटेंड है, मतलब देखिए यहाँ से जो गुजरात से और जो इधर नदर्न नॉर्थ ईस्ट तक जाता है, तो ये जो है हमारा 37 डिग्री 6 से लेके 37 डिग्री ईस्ट से लेके, अब देखिए इसमें ईस्ट कहा जाएगा ये, और इसको कहाँ तक करेंगे हम, 97.25 डिग्री ईस्ट तक कहेंगे, क्योंकि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो कंट्री है वो बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में फॉल करती है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बेसिस पे। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका ज्योग्राफी में यूनिवर्स और बेसिकली प्लैनेट से जो सिलेबस में से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए एग्जैक्टली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स याद रखना, आपको डिस्टेंस याद रखना तो काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन आपको जो इसका सिक्वेंस है वो आपको याद रखना है। जैसे कि माई वेरी अर्ली मदर, इस तरीके का सिक्वेंस आपने पढ़ा होगा, ट्रिक पढ़ी होगी ये। सबसे पहले मरकरी आती है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है। अगर आपको इतना भी इसका सिक्वेंस पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो 1 2 3 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट नेशनल एंथम। तो देखिए नेशनल एंथम जो है अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है संविधान सभा द्वारा जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। बिल्कुल सही आंसर है ये। अब देखिए राष्ट्रीय जो हमारा अब देखिए दोस्तों इसमें जो हिंदी संस्करण है यहाँ पे आपको एक मिस्टेक दिखाई देगी, ये राष्ट्रीय गीत नहीं होगा। नेशनल एंथम को हिंदी में राष्ट्रीय गान कहते हैं। अब देखिए इससे आप क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप अपनी क्वेश्चन बुकलेट को खोलते हैं तो वहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा संस्करण जो है, कौन सा ट्रांसलेशन मान्य किया जाएगा, प्रेफर किया जाएगा। अगर वहाँ पे इंग्लिश संस्करण है तो एक बार इंग्लिश का जो शब्द है वो देख लें, या हिंदी संस्करण वहाँ पे आपके शुरू में जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं तो आप एक बार हिंदी का देख लेंगे। अब देखिए राष्ट्रीय गान की बात चल रही है तो राष्ट्रीय गान के बारे में हम चीज़ें देख लेते हैं। हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसमें जो है जो हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लिया गया था 1930 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, उसकी वजह से 26 जनवरी 1950 को हमने इसको क्या किया था, इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन 24 जनवरी 1950 को ही हमने नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन उसको अडॉप्ट कर लिया था। इसी तरीके से ये जो राष्ट्रीय गान है हमारा 52 सेकंड का इसका प्रेफर्ड टाइम होता है। अब राष्ट्रीय गीत की बात कर लेते हैं। नेशनल सॉन्ग जिसको कहेंगे हम, नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा आनंद मठ से लिया गया था, और इसको जो है राष्ट्रीय सॉन्ग हम कहेंगे, नेशनल सॉन्ग हम कहेंगे, राष्ट्रीय गीत कहेंगे, जबकि जन गण मन को राष्ट्रीय गान कहा जाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो है, विच स्टेटर इम्पोजेज ए ड्यूटी ऑन गवर्नमेंट मिनिस्टर्स टू अपहोल्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बारिंग दैम फॉर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस जुडिशियल डिसीजन बाय स्पेसिफिक एक्सेस ऑफ जजेस। अब देखिए क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो हिंदी में आप एक बार पढ़ सकते हैं। कौन सा कानून न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के कारण सरकार के मंत्रियों पर एक शुल्क लगाता है, एक ड्यूटी लगाता है। तो ये जो कौन सा कानून है, ये है संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग कोई भी जो मिनिस्टर है वो जो न्यायाधीश होते हैं, जो न्यायपालिका का अधिकार है उसको बार नहीं कर सकता, मतलब उसको रोक नहीं सकता, उसको प्रभावित नहीं कर सकता। इसको जो स्वतंत्रता दी गई है न्यायपालिका की इस रूप में वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म 2005 के थ्रू या संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के थ्रू दी गई है। अब देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया है कि इस तरीके के क्वेश्चन से आप घबराएंगे नहीं बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। इसमें से देखिए 5 में से आपको एलिमिनेट करने के बाद में, थोड़ा सा रिस्क लेने के बाद में 1-2 क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है वो है, when current income of government is less than its current expenditure it is known as। तो देखिए जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम हो जाती है उसे क्या कहते हैं। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बेसिकली रेवेन्यू डेफिसिट। अब देखिए इसमें एक शब्द ही ये शब्द नहीं होता तो इसमें होता बजट डेफिसिट, लेकिन इसमें करंट की बात हो रही है, वर्तमान आय की बात हो रही है। तो वर्तमान आय में क्या होता है, बेसिकली जो सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली क्या होता है, या राजस्व घाटा वो होता है कि सरकार अभी के लिए, वर्तमान के लिए उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो खर्च है, अगर वो ज़्यादा हो जाए किससे, उसकी आमदनी से, उसकी रेवेन्यू से, तो वो बेसिकली रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा। और ये वर्तमान की बात हो रही है, करंट की बात हो रही है, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा रेवेन्यू रहेगा। अगर यहाँ पे वर्तमान शब्द नहीं होता तो ये बजट डेफिसिट की कैटेगरी में जाता। इसके ऊपर ये चीज़ें जो है आप देख लेंगे, बजट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, यहाँ से एक क्वेश्चन पूरा बनने की पूरी 99% संभावना रहेगी। अगर आपका आग्रह रहेगा तो मैं इसको भी क्लियर कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपको मैं एक सेपरेट वीडियो इसके बारे में बता दूंगा।
अगला जो प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आंसर रहेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जाएगा ऐसा सवाल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टैब्लिश अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। जो भारत का संघ लोक सेवा आयोग है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका जो आर्टिकल है 315, बिल्कुल याद रख लेंगे, आर्टिकल 315 आपको रट लेनी है चीज़ें। सारे आर्टिकल्स मैंने बिल्कुल क्लियर कराए हैं, बताया है कौन सा आर्टिकल आपके एग्जाम में आने वाला है। अब देखिए, उससे आगे अगर आता है तो वो एक किस्मत की बात हो जाएगी, लेकिन अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर्स को देखें, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें और पैटर्न को देखें, तो इस तरीके के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मैंने कराए हुए हैं, आप उनको जाके फिर से देखें। अगला जो प्रश्न है वो है, इन द पार्लियामेंट विच व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बिल। संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ क्या होता है? गवर्नमेंट बिल या सरकारी विधेयक का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक। ऐसा कुछ नहीं है, रूलिंग पार्टी मेंबर द्वारा बिल प्रेजेंट हो रहा है तो उसको गवर्नमेंट बिल नहीं कहते। सरकार द्वारा जो है, सरकार द्वारा अनुमोदित विधेयक, तो ये भी देखिए कोई ऐसी इसमें चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड नहीं होती है। और विधायक प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बिल इंट्रोड्यूस बाय एन मिनिस्टर इन ईदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए, सांसद के दोनों सदन जो कि लोकसभा राज्यसभा में अगर किसी भी मंत्री द्वारा जो विधेयक या बिल प्रस्तुत किया जाता है उसको गवर्नमेंट बिल कहा जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, इन विच ईयर वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल यहाँ से मान के चलेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी से बिल्कुल पढ़ के जाएंगे चीज़ें। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे आप। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। 1976 में ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत के जो संविधान में समाविष्ट किए गए थे। अब देखिए, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, थोड़ा सा देख लेते हैं इस चीज़ को। इनकी ज़रूरत पड़ी थी कि 1974-75 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी द्वारा, उसमें जो है काफ़ी सारा प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। तो उसको देखते हुए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, ऐसा मत था इंदिरा गांधी का। तो उन्होंने एक जो पर्सन थे स्वरण सिंह को जो है ये बेसिकली अथॉरिटी दी थी कि आप कुछ ऐसा रिकमेंड करें जिससे कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो भी देश के प्रति भी लोगों को जो है फंडामेंटल राइट्स तो होते ही हैं लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ही ये बनाई गई थी। 1975-1976 में जो इमरजेंसी के टाइम के बाद ये बनाई गई थी, इसलिए 1976 इसका आंसर रहेगा। और देखिए, इसका जो आर्टिकल रहेगा बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, 51A में इंसर्ट की गई थी, बाद में इंसर्ट की गई थी इसलिए ए दे दिया था इसको। सब ये ए जो है, जब बाद में कोई भी बाद में कोई भी चीज़ इंसर्ट की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसमें A, B, C इस तरीके की चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। तो ये 51A आप बिल्कुल याद रखेंगे। 51A जो है वो पूरा का पूरा सेक्शन फंडामेंटल ड्यूटीज़ से ही जुड़ा हुआ है। अब देखिए, शुरू में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है जोड़ी गई थी। ओरिजिनली पूछा जा सकता है कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। लेकिन बाद में एक अमेंडमेंट आया था जिसको 86th अमेंडमेंट कहा जाता है, 2002 में ये आया था और यहाँ पे एक फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ दी गई थी। तो अभी के लिए 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, बिल्कुल याद रखेंगे। प्रेजेंटली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अब देखिए, इसमें से क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पता होनी चाहिए, लेकिन 11वीं जो है लेटेस्ट है तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पूरे चांसेस रहेंगे आने के कि इसमें क्या था, जो पेरेंट्स थे उनको ये कहा गया था कि आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देनी है अपने बच्चों को, अपने वार्ड्स को, कि एजुकेशन के फील्ड में जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं आपके, उनको एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करनी है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। और ये जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में भी इसको इंक्लूड किया गया था इसी अमेंडमेंट के थ्रू, 86वें अमेंडमेंट के थ्रू। उसका आर्टिकल का जो नंबर है वो है 21A। तो 21A में जो है फंडामेंटल राइट बना दिया गया था और यहाँ पे एक 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ दी गई थी। होपफुली आपको ये समझ में आ रही होगी। अब देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसका पार्ट पूछ लिया जा सकता है, तो 4th A इसका पार्ट रहेगा। ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगला जो प्रश्न है, हु बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। अब देखिए, क्वेश्चन पेपर उसी टाइम का है, 2014 के टाइम का। तो ये जो आंसर रहेगा के चंद्रशेखर राव। के का मतलब है यहाँ पे कल्वकुंटा। ये जो के है इसका कल्वकुंटा है, ये बिल्कुल याद नहीं रखना, मैंने वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है।
इसके बाद में देखिए ये उस टाइम का ही 2014 में सरकार बनी थी, बीजेपी की सरकार आई थी काफ़ी टाइम बाद। तो इसमें जो मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया गया था वो किस किस के पास था, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है आज के टाइम पे, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसमें जो अरुण जेटली रहेंगे फिनेंस और डिफेंस मिनिस्टर थे, राजनाथ सिंह को जो है होम मिनिस्ट्री दी गई थी, सुषमा स्वराज को, ये देखिए सुषमा स्वराज को दिया गया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, स्मृति जुबिन ईरानी को दी गई थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 3, 1, 4, 2, बिल्कुल सही आंसर रहेगा ये। उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब, उस जो है मूवमेंट के हिसाब से 2014 का जो मूवमेंट था। अब देखिए 19 क्वेश्चन है, इन कॉन्टेस्ट विद इंडिया द फेडरेशन कप इज रिलेटेड टू। तो देखिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। अगर इस फेडरेशन कप को इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये टेनिस से जुड़ा हुआ है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। फुटबॉल से जुड़े हैं और कप्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं रोवर कप किससे जुड़ा हुआ है, तो रोवर कप भी फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। बेंडोडकर ट्रॉफी जो है किससे जुड़ी हुई है, ये भी फुटबॉल से जुड़ी हुई है। मर्डेका कप, कॉन्फेडरेशन कप, डीसीएम ट्रॉफी, दुरांत कप, फीफा कप जो है, जूलियस रिमेट ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ये देखिए इस तरीके के नाम बहुत पूछे जाते हैं। संतोष ट्रॉफी पूछ ली जाएगी आपसे, कलिंगा ट्रॉफी पूछ ली जाएगी, सीजर ट्रॉफी सीजर कप जो है वो पूछ लिया जाएगा। तो ये सब फुटबॉल से रिलेटेड है। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये जो कप है या ट्रॉफीज़ हैं कौन से गेम से रिलेटेड है। अब देखिए उस टाइम का ही एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम गोल्ड इन 400 मीटर रन। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कमलजीत संधू। सॉरी ये उस टाइम का ये क्वेश्चन है 1970 के एशियन ओलंपिक्स का है, सॉरी ये। तो इसमें जो आंसर रहेगा, इसमें इस तरीके से पूछा गया है कि पहली महिला, तो इसलिए ये इस जो है क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया गया है। क्वेश्चन जो है काफ़ी पुराना है, लेकिन पहली महिला जो है पता होनी चाहिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वो है मैच द फॉलोइंग का कंट्री का नाम है और टोटल मेडल जो हैं कितने जीते गए हैं ग्लासगो कॉमनवेल्थ में, बिल्कुल इसको हम नहीं देखेंगे। अगला जो प्रश्न है ये देखिए टीचिंग पे है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी ऑफ टीचर। तो देखिए पर्सनैलिटी भी मैटर करती है, लेकिन ये बाद में आएगी ये चीज़। ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना होता है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए पहला जो है बिल्कुल सही रहेगा, बी तो नहीं आएगा, तो बी जो है वो हटा देते हैं। बी कौन कौन से में, ये तो नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। अब देखिए ए सी ऑप्शन देख लेते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन हैंड राइटिंग, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। हैंड राइटिंग जो है बात की चीज़ है, पहले हैंड राइटिंग नहीं आएगी, तो सी बी ऑप्शन हटा देते हैं। अब ए और डी बचा, तो डी ऑप्शन देख लीजिए आप एक बार, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है ये। तो ऑप्शन जो रहेगा इसका ए एंड डी रहेगा। हिंदी में भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षण के विषय को समझने पर निर्भर करती है। तो देखिए आपको पता है कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उसकी एक अच्छी समझ है टीचर को, तो बिल्कुल सही बात है। व्यक्तित्व पर निर्भर करती है, लेकिन ये बाद में आएगी ये चीज़ें। लिखावट पर भी निर्भर करती है, लेकिन ये बाद में आएंगी ये चीज़ें भी। मुख्य छात्रों को सोच को विकसित करना है, ये बिल्कुल सही है। तो हमें देखिए कई बार ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ता है। आप वहाँ पे ये इस तरीके से नहीं अड़ेंगे कि पर्सनैलिटी भी चाहिए, हैंड राइटिंग चाहिए, हाँ जी बिल्कुल चाहिए ये चीज़ें, लेकिन आपको जो है अड़ना नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से कार्य करना है, अपना प्रैक्टिकलिटी बनाए रखनी है एग्जाम में। अगला जो प्रश्न है वो है 23, ए गुड पीस ऑफ रिसर्च फॉलोज द फॉलोइंग 4 फेजेस। अब देखिए इसमें आपको बताना है कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ABCD करके जो है आपको बताना है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता दूं, फ्रेमिंग द ऑब्जेक्टिव, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले भी देखा है, कई बार हमने देखा है, और मैंने आपको बताया कि आपको सीक्वेंस तो ज़रूर पता होना चाहिए। तो फ्रेमिंग द ऑब्जेक्टिव पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा कलेक्टिंग डेटा, तीसरे नंबर पे आएगा एनालाइजिंग डेटा, और चौथे नंबर पे आएगा इंटरप्रिटेटिंग द फाइंडिंग्स। अब देखिए इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ACBD। इसको हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले उद्देश्यों का स्थापना होती है किसी भी रिसर्च में, फिर जो है दूसरे नंबर पे आंकड़ों को जो है एकत्रित किया जाता है, आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और निष्कर्षों की व्याख्या की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरर ऑफ स्कोरिंग। तो देखिए ये एरर जो दिए गए हैं स्कोरिंग के, आपसे अभी फिर से भी पूछे जा सकते हैं इस एग्ज़ाम में भी, 2023 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें ये चारों के चार टाइप्स होते हैं। स्कोरिंग का जो
आंसर रहेगा वो रहेगा बेसिकली इसमें जो आंसर रहेगा आपका, तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा रेस्पॉन्स एरर, प्रत्युत्तर की त्रुटि जो है इसका रहेगा। रेस्पॉन्स में स्कोरिंग में जो है रेस्पॉन्स वाली चीज़ जो है आएगी। अगला प्रश्न है द वेरिएबल फॉर विच वी कैन कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज मेजर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो स्केल्स हैं जिन पे हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को नापते हैं वो बेसिकली ये होगा इंटरवल स्केल। इसमें अंतराल मापनी जो है ऑप्शन रहेगा इसका सही। और इसमें जो चारों हैं इसके बारे में एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले देखिए नॉमिनल स्केल में क्या क्या चीज़ें आएंगी। नॉमिनल स्केल में आता है जैसे कि जेंडर की बात होती है, ऑप्शन दे दिया जाएगा स्केल मेल या फीमेल, ऐसे जब आपसे पूछा जाता है ना, आपको बॉक्स बना के दे दिए जाते हैं, तो वो बेसिकली नॉमिनल स्केल में आएगा। मैरिटल स्टेटस पूछ लिया जाएगा, आपकी शादी हुई है, सिंगल है, ये सब जैसे फेसबुक पे पूछते हैं। तो ये बेसिकली कौन सी स्केलिंग है, ये नॉमिनल स्केलिंग ही होती है। ये आपसे ब्लड ग्रुप पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका, ABC, ये भी क्या है, एक नॉमिनल स्केलिंग है। इसके बाद में जो है देखिए ऑर्डिनल स्केल जो आएगा इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कैटेगरी वाइज चीज़ें पूछ ली जाती हैं। आपकी एजुकेशन क्या है, 12th पास है आप, या ग्रेजुएशन है, या पोस्ट ग्रेजुएशन है, या PhD की है, या पोस्ट डॉक की है, तो ये सारी आपकी कैटेगरीज आ जाएंगी। इनकम पूछ ली जाएगी। आप जो है पुअर से रिच की कौन सी कैटेगरी में आते हैं, पुअर मिडिल फैमिली में, इस तरीके की आपसे कैटेगरी पूछ ली जाएगी। आपका स्टेटस क्या है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके जो है ऑर्डिनल स्केलिंग में आएगी। इसके बाद में देखिए इंटरवल स्केलिंग में आती है। इंटरवल में जैसे कॉन्टिन्यूस और नॉन कॉन्टिन्यूस डेटा, जैसे हाइट आ गई, वेट आ गया, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद में जो ये चीज़ पूछी गई थी स्टैंडर्ड डेविएशन वाली, तो ये बेसिकली किस में आएगी, इंटरवल स्केल में ही आएगी, अंतराल मापनी में ही आएगी। और इसके बाद में जो लास्ट है ये रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में बेसिकली प्रोपोर्शंस की बात होती है। जैसे कि दो लोग हैं, दो लोगों में ये कहा गया है कि 2 साल एज है ए की, और बी को कह दिया गया कि बी की एज जो है वो 3 गुना है ए से, 3A, इस तरीके से जो है रेशियो दे दिया। तो ये जो रेशियो है 2:3, तो इस तरीके से रेशियो से हमें पता चलता है कि उनकी जो है एज कितनी होगी, तो इसको रेशियो स्केल कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब देखिए मैंने कल भी आपको जो वीडियो अपलोड की थी उसमें भी बताया था UGC के बारे में, तो आप एक बार वेबसाइट पे जाके ज़रूर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़रूर देखेंगे। आपकी रिक्वेस्ट रहेगी तो मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी, आप रिक्वेस्ट किया कीजिए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा उस पर। इसके बाद में देखिए कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में नहीं आता। तो देखिए विश्वविद्यालय तक कॉलेज को अनुदान आवंटन करना, तो देखिए नाम में ही ग्रांट्स है, तो बिल्कुल सही है, अनुदान तो देता है। विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन एब्रॉड, तो देखिए बिल्कुल सही बात है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बिल्कुल सही बात है। विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का जो है पर्यवेक्षण, सुपरविजन ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, तो ये काम नहीं करता है UGC। इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर D रहेगा, एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ये काम नहीं करता है। अगला जो प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन इज़ रॉन्ग। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने देखा तो इसमें रॉन्ग पूछा गया है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें सारे के सारे जो है सही है। और ऐसे क्वेश्चन जो है कई बार जो है जानबूझ के जो भी आयोग होता है वो रखता है, क्योंकि बाद में फिर अपने तरीके से चीज़ों को मोल्ड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। इसमें देख लेते हैं एल्गोल जो है ये एल्गोरिथम लैंग्वेज होती है, इसकी फुल फॉर्म बिल्कुल सही है। BIOS की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिल्कुल सही है। इसके बाद में देखिए CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, बिल्कुल सही है ये। और देखिए 5GPL ये भी सही है, 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 4GPL होता तो 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए मुझे ये सही लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन पता नहीं इसमें ये जो है हो सकता है आयोग कई बार जो है गलत आंसर भी मान लेता है। अब देखिए अगला प्रश्न जो है वो है 4 ईमेल एड्रेस आर गिवन बिलो। अब इसमें 4 ईमेल एड्रेस हैं, इसमें बताना है हमें 2 कौन से सही हैं। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल टिक कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको 99% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। हो सकता है बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन हो, इसी तरीके का मतलब आपको कुछ ईमेल से एड्रेस दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा कौन सा सही है। तो देखिए राम ये श्याम@gmail.com, ramstar@gmail.com, बिल्कुल सही है ये। राम श्याम@yahoo.com ये भी सही है। इसके बाद में देखिए राम श्याम _ यहाँ पे @ नहीं है, बिल्कुल गलत है ये, तो C वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
सी को अगर हम हटा देते हैं तो ABC, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। अब देखिए इसमें लास्ट वाला देख लेते हैं, ram2sham@yahoo.co.in। तो देखिए co.in ये सब नहीं आता है, जब ईमेल हम करते हैं तो .com आना चाहिए बाद में, gmail.com, yahoo.com, इस तरीके की चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि ये मेल की बात हो रही है। yahoo.co.in जो है ये बेसिकली वेबसाइट की बात हो रही है, तो वेबसाइट पे मेल नहीं भेज रहे हम जो मेल भेजते हैं वो ईमेल एड्रेस पे भेजते हैं, तो ईमेल एड्रेस इस तरीके से ख़त्म होगा। तो देखिए ये डी ऑप्शन भी नहीं आएगा, बी और डी ऑप्शन नहीं आएगा, तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ए एंड बी, बिल्कुल सही रहेगा, ए एंड बी। अब देखिए इसमें और क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ईमेल का जो मैंने आपको कराई हुई है सारी चीज़ें, BCC और CC क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। आप बिल्कुल यूट्यूब को चैनल को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा जो स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं है। तो देखिए ईमेल रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक मेल, बिल्कुल सही बात है। ये ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल्स को ही कहते हैं। www, ये www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके बाद में देखिए CPU रेफर्स टू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिए जिन्होंने इसको ध्यान से नहीं देखेंगे वो इसको गलत कर देंगे। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होती, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है CPU का मतलब। ALU जो है वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया था, नॉट करेक्ट। ये भी जो है देखिए बिल्कुल आप क्वेश्चन को करने से पहले ही इसको देख लिया करें कि नॉट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। इसमें जो गलतियाँ होती हैं इसको ह्यूमन एरर की कैटेगरी में हम डालते हैं कि हमसे ये गलती होगी, हमें पता तो था आंसर। अगला जो प्रश्न है वो है, वेस्ट मटेरियल कंटेमिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज विल स्प्रेड। तो यदि देखिए अवशिष्ट पदार्थ पीने के पानी में के स्रोत को दूषित, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलेगी। तो देखिए इनमें से जो बीमारी फैलेगी उसको कहेंगे टाइफॉइड, टाइफॉइड कहते हैं इसको। अब देखिए वाटर बॉर्न डिसीज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो पानी है लगभग बहुत सारे प्लेसेस का, मेजरली बहुत सारे प्लेसेस हैं यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, या अन्य जो है दिल्ली वगैरह में, मतलब सभी जगह का पानी ख़राब होता जा रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी डिसीज़ वाटर बॉर्न डिसीज़ भी होती हैं, कंटेमिनेशन की वजह से होती हैं। एक तो आप लिखेंगे कॉलेरा, कॉलेरा डिसीज़ जो है वो वाटर की कंटेमिनेशन की वजह से होती है। डायरिया आपने सुना होगा, डायरिया होता है। डिसेंट्री आपने सुना होगा, डिसेंट्री मतलब पेट खराब हो जाता है, आप बार बार जो है वॉशरूम जाते हैं। इसके बाद में देखिए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए बिल्कुल आप याद रखेंगे। और टाइफॉइड जो आपको मैंने अभी बताया, टाइफॉइड जो है वाटर कंटेमिनेशन की वजह से होता है। पोलियो भी आप याद रखेंगे, पोलियो। तो देखिए ये सारी चीज़ें वाटर कंटेमिनेशन की वजह से होता है। अब इसमें और जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्कर्वी जो है विटामिन सी की वजह से होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होता है। इसके बाद में देखिए मलेरिया की अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, जैसे मलेरिया वगैरह पूछे जाते हैं कि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, या वायरस की वजह से होता है। तो मलेरिया देखिए प्रोटोजोआ की वजह से होता है, प्रोटोजोआ। और ये प्रोटोजोआ का जो जीनस है वो जीनस है प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ का जो जीनस है वो है प्लाज्मोडियम। तो आपके ऑप्शन में अगर प्लाज्मोडियम आ गया या प्रोटोजोआ आ गया तो दोनों में ही आप करेक्ट करेंगे मलेरिया के बारे में अगर पूछा जाएगा तो। और ये देखिए स्प्रेड कैसे होता है, बेसिकली हमें लगता है कि मच्छर के काटने से है, मच्छर के काटने से स्प्रेड होता है। ये जो प्रोटोजोआ है ये स्प्रेड करता है मच्छर, और ये जो है स्प्रेड होता है फीमेल मॉस्किटो द्वारा, जिसको एनोफिलीज कहा जाता है। अब देखिए जो चौथा ऑप्शन है एनीमिया, ये आयरन की कमी से होता है, रक्त क्षीणता इसको कहा जाता है, रक्त क्षीणता आयरन की कमी की वजह से होता है। अब देखिए इसी तरीके से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, कैसे क्वेश्चंस आपको लगे, कैसी इसमें आपको इजी कैटेगरी लगी या एवरेज लगी या डिफ़िकल्ट लगी, और आप बिल्कुल इसमें और चीज़ें बताएंगे। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप इसको बता सकते हैं, और साथ ही जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन करके उसमें भी आप अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। इस तरीके के और भी जो वीडियोज़ हैं वो आपके सामने जल्दी आएंगी, जैसे कि ये इस तरीके की चीज़ें हम भी जल्दी ही इसको डिस्कस करने वाले हैं। और आपने अगर अभी तक और चीज़ें नहीं देखी हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं मैंने कराए हुए हैं, काफ़ी सारे टेस्ट कराए हुए हैं, तो उसको आप जाके देख लें। अगर आप चैनल पे न्यूली विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।